अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने चाहने वालों का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, हम बात करने जा रहे हैं फ़ॉरेन एजुकेशन के ऊपर। और फ़ॉरेन एजुकेशन के ऊपर आज से इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आने वाली वीडियोस में आपको एक पूरी सीरीज़ मिलेगी जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपसे शेयर करूंगा और उन ऑप्शंस की डिटेल्स कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एजुकेशन हासिल की जा सकती है और उसका प्रोसेस क्या है, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा ताकि आम फहर में आप उसको समझ कर और इस पर अप्लाई कर सकें। उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अच्छा जी, जब बात फॉरेन एजुकेशन की आती है तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो तमाम आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और उस एजुकेशन सिस्टम के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ख़ास तौर पर अगर आज की कंडीशन की बात करें तो महंगाई और बाहर की कंपनीज ना आने की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से यहाँ के जो स्किल प्रोफेशनल है या ग्रेजुएट या मास्टर्स जो और या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर खपत उनकी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लाजिम बात है बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो जनाब, आजकल के स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि वो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो बाहर जाएं, बाहर पढ़ें और वहीं पर ही स्किल प्रोफेशनल बन के वहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ गुजारें और वहाँ पर अपनी कमाई करके आगे फ्यूचर अपना प्लान करें। क्योंकि अब यहाँ पर पढ़ाई करके फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी इश्यूज होते हैं, मल्टीपल डिग्रीज़ के इश्यूज़ हैं, कोर्सेज़ के इश्यूज़ हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े इश्यूज होते हैं। फिर आपको वहाँ पर बी ग्रेड जॉब्स करनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा यहाँ के स्टडीज़ के ऊपर मुश्किल होता है। तो जब हम फ़ॉरेन एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ॉरेन से आता है कि हम कौन से ममालिक की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ममालिक के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लाजमी बात है, हर किसी के जहन में आता है यूएस यूके जाके पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ें, न्यूजीलैंड जाके पढ़ें। और तो इसीलिए आजकल इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो टॉप पे चल रहा है वो चल रहा है जर्मनी। जर्मनी क्यों टॉप पे चल रहा है? जर्मनी के टॉप पे चलने की वजह ये है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। जी बिल्कुल, जर्मनी में इस वक्त एजुकेशन के कोई चार्जेस नहीं है। वो मैं आगे फर्दर बताऊंगा। उसके अलावा जर्मनी में स्किल्ड प्रोफेशनल की काफ़ी क़िल्लत है। इस वक्त स्किल्ड प्रोफेशनल जर्मनी को बहुत ज़्यादा चाहिए और जर्मनी एशियन स्टूडेंट्स को इसी वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर मैं बात करूँ नेपाल की बात करूँ तो यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर बात करें तो उसके अलावा कि जर्मनी में आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं, तो जर्मनी में जब हम बात करते हैं तो आप जर्मनी में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक होती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, यानी उनकी फ़ीस इतनी नॉमिनल होती है कि वो आपको शायद पे करने का पता भी नहीं चलता कि आप वो फ़ीस पे कर रहे हैं। पर सेमेस्टर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर सेमेस्टर फ़ीस आपको पड़ती है 300 से 400, ऑलमोस्ट 200 से 400 यूरोस के बीच में आपको पर सेमेस्टर फ़ीस पड़ती है, जो कि इंतहाई नॉमिनल है। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फिर वेरी करती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से सिटी में है और कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं, तो फिर उसमें वो चार्जेस, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले चार्जेस होते हैं, तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर वो शायद यूके यूएस से फिर भी वो अगर वो चार्जेस कम ही होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी। तो अब अगर हम बात करें, जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, तो लाज़मी बात है आपके जहन में होता है कि आप वहाँ पर रहना सहना, खाना पीना, ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी। पार्ट टाइम जॉब, तो जनाब पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मिल जाती है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसका क्या हिसाब किताब है। और इंग्लिश का भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लाज़मी बात है, ये जहन में सबसे ज़्यादा होता है कि यार इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा इशू होगा, तो जनाब वहाँ लैंग्वेज का भी इशू नहीं है। ईज़िली वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और अगर हम अब इस प्रोसेस को मैं डिस्कस करने लगूं कि इसका प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जर्मनी में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी की टाइप में दो तरह की टाइप्स पाई जाती हैं। एक है यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट को अगर मैं बताऊं, और कि यूनिवर्सिटेट जो है वो बेसिकली नॉर्मल या टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब उनका ये होता है कि रिसर्च और थ्योरी पे ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं। और दूसरा होता है होचशोले। होचशोले बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती है, जिनका फोकस ज़्यादातर रियल टाइम या प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है।
तो ये दो तरह की होती है। तो यहाँ पर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आया कि वो अप्लाइड साइंसेस, यानी कि आप प्रैक्टिकल और अपना रियल टाइम नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उसको हासिल करना चाह रहे हैं, या फिर रिसर्च एंड थ्योरी के हवाले से आप कोर्स या कोई ऐसी डिग्री लेना चाह रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक DART.DA करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। DART.DA करके इस वेबसाइट है, जिसमें अगर आप जाते हैं, उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, तो वो वेबसाइट इंग्लिश में आ जाएगी, और उसमें फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास कोर्सेज के वेरियस ऑप्शन आ रहे होंगे। देन आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाह रहे हैं, आर्ट्स में पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें AI में पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी कोर्स आप लेना चाह रहे हैं उसमें वो डिटेल वहाँ पर वो कोर्स आ रहा होगा। देन उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उस कोर्स की फर्दर सब कैटेगरीज आ रही होंगी, जिसमें उसको और कैटेगराइज किया जाता है, और वो मोर देन 100, 200, 150, 200 इस तरह की वो कैटेगरीज होंगी। देन आपको उसमें चूज करने में आसानी होगी कि आया आप कौन सा कोर्स पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर योर बैचलर डिग्री और फॉर योर मास्टर्स और PhD और समथिंग एल्स। ये आप सबसे पहले जब ये प्रोसेस करते हैं तो आप DA के ज़रिए ये आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद फिर जब आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन देगा वो। देन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ला जगह फ़ला यूनिवर्सिटी में फ़ला कोर्स हो रहा है, सही है। तो वो आपको फिर और आसानी होगी, कौन सी सिटी में हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो वो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि पब्लिक कौन सी है और प्राइवेट कौन सी है। तो फिर वो आपको आसानी है कि आप पब्लिक में अप्लाई करना चाह रहे हैं या प्राइवेट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये DA के ज़रिए आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो जब आप ये कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको मैं यहाँ पर मशवरा दूंगा, और यहाँ पर वैसे मशवरा यही दिया जाता है कि आप मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट करें। जब आप मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं एक्सेप्टेंस आने के यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स आपका रिजेक्ट भी करती है, तो किसी और यूनिवर्सिटी से किसी और कोर्स में आपके पास जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है। दूसरा, जब आप कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके जो करंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, यानी मैट्रिक की डिग्री, इंटर की, SSC की डिग्री, और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ये तमाम आपके पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होने चाहिए। और ये तमाम जो आप अपने तमाम जो हमारे अटेस्टेशन वाले इदारे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, और HSC हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हो गया, या जो भी रेलिवेंट इदारा है, उन तमाम से अटेस्टेशन ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के बाद जो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, वो थर्ड स्टेप ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जब अटेस्ट करवा लेते हैं, और आपने डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर आपने बनानी है अपनी CV। अटेस्टेशन का प्रोसेस हो गया, देन आपने CV जनरेट करनी है। CV जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बताऊँगा, जो कि बेसिकली वो भी इंटरनेशनल वेबसाइट है, yorpa.pass करके वेबसाइट है। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो के अंदर दे दूंगा, ताकि उस वेबसाइट के थ्रू आप CV जो रिलेटेड आप कोर्स ले रहे हैं, उस कोर्स रिलेटेड CV वो आपको डिज़ाइन करके दे देगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद आपको जो CV के बाद जो आपको स्टेप लेना होता है, वो लेना होता है SOP, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये है कि आपने ये बताना होता है कि आपने फला कोर्स क्यों लिया है, ये रेलिवेंट क्यों है, और इस कोर्स से आपका लिंक क्या है, और इस कोर्स में आप अपना क्या फ्यूचर देखते हैं, या किस तरह से आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद या लेने के बाद आप किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड ऑन कर सकेंगे, या प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को इस कोर्स के साथ कहाँ पर देखते हैं आप। ये जो बेसिकली SOP है, ये आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने लेना होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये बेसिकली मास्टर्स के लिए है कि आपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी या लास्ट टीचर या लास्ट आपका जो इंस्टीट्यूट रहा है, या आपने कोई जॉब वगैरह आप कर रहे थे, तो वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक छोटा सा प्रोसेस है, वो ज़्यादा नहीं है। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि हाँ भाई आप फर्दर कोर्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप फर्दर कोर्स करके आएँ, या फर्दर रिसर्च करके आएँ, फर्दर आप ये डिग्री हासिल करके आएँ, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो बेसिकली चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है लैंग्वेज, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी।
लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपके पास आइल्स होना चाहिए या तो टॉफिल होना चाहिए। आइल्स ज़्यादा चलता है, आइल्स की वहाँ पर मांग ज़्यादा है, तो आइल्स अगर आपने किया हुआ और आपके पास 6 और 6.5 बैंड्स हो तो वो बहुत ज़्यादा कारआमद रहता है। बाकी टॉफिल्स ये बेसिकली आपने देखना होगा, मगर क्या ये जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो उसी वक्त वो यूनिवर्सिटी बता देगी आपको कि वो क्या रिकमेंड करते हैं। आया वो टॉफिल्स को रिकमेंड करते हैं, आया वो आइल्स को रिकमेंड करते हैं, या वो जर्मन लैंग्वेज को रिकमेंड करते हैं। तो ये कुछ, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जर्मन लैंग्वेज रिकमेंड करती हैं, तो यहाँ पर ये आपने बेसिकली देखना होगा। तो जो यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेशन है उस हिसाब से आपने, आइल्स है तो आइल्स की तैयारी करनी है, टॉफिल है टॉफिल्स की तैयारी करनी है। इसके बाद ये तमाम प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपने जाना है वीज़ा प्रोसेस पे। अच्छा, वीज़े के लिए अप्लाई जब करते हैं तो आप एम्बेसी में जब उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है वीज़ा के लिए। वीज़ा जो आप फॉर्म देंगे यही तमाम डॉक्यूमेंट्स लग के, और वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे उस लिंक में, कि वो एम्बेसी क्या क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांगेगी। देन आप इंटरव्यू के लिए, वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर ये प्रोसेस इंटरव्यू पे जाके और इंटरव्यू से फाइनल होके मीनवाइल आपका एडमिशन आ जाना चाहिए। वीज़ा जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके पास आपका एडमिशन आ जाना चाहिए, ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको वीज़े में सपोर्ट हो जाती है। तो इंटरव्यू आपने क्लियर करना, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत ईजीली जर्मनी में अपनी स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई, आप जब जा सकते हैं तो फिर आप इस तरह ये प्रोसेस करके आप इजीली अवेल कर सकते हैं। मगर इसके साथ साथ एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है, मगर वो वीज़े के लिए, एजुकेशनल वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट है। वो ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो इससे पहले आपने बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है, वो भी ब्लॉक अकाउंट में। एक ब्लॉक अकाउंट होता है बेसिकली जिसमें आप ट्रांजेक्शन लोकली नहीं कर सकते, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। वो ब्लॉक अकाउंट आपने दिखाना होता है, उसमें कम से कम आपने 11,208 यूरोज़ मिनिमम आपका अमाउंट हो जो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ये अमाउंट इन फ्यूचर, ये मैं आपको बताऊंगा ये अमाउंट का आगे यूज़ क्या होगा, मगर ये ब्लॉक अकाउंट ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनते हैं, ऑलमोस्ट 34 से 35 या 36 लाख रुपए के अराउंड बनते हैं। ये आपके अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, और ये ब्लॉक अकाउंट आपने वीज़े से पहले मेंटेन करना होता है, और वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ये एजुकेशनल वीज़ा हासिल करने की। तो जनाब ये ब्लॉक अकाउंट हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गई, और आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आप फिर जा सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर से बेसिकली आपने ये बताना होता है कि आप एजुकेशन हासिल वहाँ पर क्यों करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या एड ऑन कर सकेंगे आप, क्या बेनिफिट आपके लिए होगा, और क्या जर्मनी के लिए आप बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स उनको ज़रूरत है। ये जब प्रोसेस हो जाता है फिर आपके जहन में लाजिम बातें आएगा कि वहाँ पर किस तरह से रहना, खाना पीना, ये तमाम चीज़ें क्या कॉस्ट करती हैं, ये तमाम चीज़ें कितने की पड़ती हैं। तो ये जर्मनी इस हवाले से भी बड़ा इकनॉमिकल पड़ता है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को अगर बात करें। अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये सबसे पहले बता दूं कि ब्लॉक अकाउंट जो आपने रखा है उसमें से पर मंथ आपको 934 यूरो, ऑलमोस्ट जो आपने 11,208 रुपये का एक ब्लॉक अकाउंट बनाया है, वहाँ से आपको 934 यूरोस पर मंथ निकाल सकते हैं, या पर मंथ मिलते हैं आपको रेगुलर रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए, या फिर जो आप फीस वगैरह जमा कराएंगे उसके लिए, वो आपको 934 यूरोस मिलते हैं। अच्छा, वो तो मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें पार्ट टाइम जॉब की, तो पार्ट टाइम जॉब में आपको ऑलमोस्ट 12 से 14 यूरोस की पर आवर की जॉब मिल जाती है, और बहुत इजीली मिल जाती है स्टूडेंट्स को, तो इससे भी आप कमा सकते हैं। अब अगर बात करें कि वहाँ रहने का खर्चा कितना है, पूरा महीने का क्या अकोमोडेशन, क्या रेजिडेंस, क्या मील्स वगैरह का खर्चा आएगा, तो वो अगर बात करें अगर हम क्यूमुलेटिव, तो 600 से 800 यूरो के दरमियान आपका पर मंथ का अकोमोडेशन, रेजिडेंस, खाना पीना, ये तमाम चीज़ें 600 से 800 यूरोज़ में हो जाती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो फीस निकालने के बाद, एक्सपेंस निकालने के बाद एक अच्छा अमाउंट आप एटलीस्ट नहीं भी बचा रहे, अगर आप लेविश लाइफ वहाँ पर नहीं भी गुजार रहे, कोई जो है वो एक्स्ट्रा क्यूरिकल एक्टिविटीज़ आपकी नहीं है, तो आप एक अच्छा अमाउंट बचा ले। तो नहीं भी बचाते तो आपको कहीं से पैसा दोबारा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सेविंग ही कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं एक और गाइड कर दूं कि जब मैं, जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट बताई, डार्ट बताई, यूरोपा बताई सीवी के लिए, इसी तरह से अगर आप
बात कर रहे हैं कि वीज़ा असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो वीज़ा असिस्टेंस के लिए यूनी असिस्ट के नाम से एक वेबसाइट आती है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट। और जिस तरह मैंने हॉक शोले बताया, यूनिवर्सिटेट बताया, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो एक यूनी असिस्टेंट भी आपको इस हवाले से हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें वीज़ा की, मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सिटी का बता दिया, प्रोसेस का बता दिया, एसओपी का बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में मैं इन तमाम के लिंक्स आप लोगों से शेयर कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस कब शुरू किया जाए, तो जनाब दो इनटेक होते हैं जर्मनी के अंदर, एक होता है समर, एक होता है विंटर। समर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट मार्च के करीब होता है, मार्च में, अप्रैल तक क्लासेस बेशतर यूनिवर्सिटी में मार्च में, और 60 to 70% में अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं। और अगर हम विंटर इनटेक की बात करें तो वो जनवरी में शुरू होता है। अब इसका प्रोसेस कब शुरू करना है, कम से कम 5 से 6 महीने पहले आपने इसका प्रोसेस शुरू करना है। मतलब अगर आप विंटर इनटेक पे जा रहे हैं, विंटर में अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं कोई कोर्स, तो आपको ऑलमोस्ट ये अगस्त से केस शुरू करना पड़ेगा अपना, और अगस्त से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, अटेस्टेशन, और कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा इंटरव्यू के लिए क्यू लंबी होती है। जब क्यू लंबी होती है तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑफर लेटर आ जाए मगर आपका इंटरव्यू ना हो, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आ जाए, ऑफर लेटर ना हो। तो इसलिए पहले ऑफर लेटर आपके हाथ में हो, देन इंटरव्यू आए, तो आपको आसानी होगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगी, ज़रूर आप लोगों को नॉलेज में इजाफा करेगी। इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और कंट्री के हवाले से एजुकेशनल, फॉरेन एजुकेशन की टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगा, फिर आपसे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।